हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम एमए हिस्ट्री का जो इग्नू के जो नोट्स हैं, उसकी आज हम इकाई 1 के तहत शिकार और संग्रह ये देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम जो ये सोर्स है इग्नू वाला, ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। तो इसको हम पढ़ेंगे तो एक जो इतिहास की समझ है, वो हमारी डेवलप होगी। तो इस वाले वीडियो में हम इन सब के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। आधुनिक मानवों का क्रमिक विकास, शिकारी संग्रह संस्कृतियों का अध्ययन भी करेंगे, औजारों का विकास भी देखेंगे, निवास स्थल और जीवन शैली और कला और संचार। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, प्रस्तावना है जो कि हर इग्नू के नोट्स में रहती है। तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3000 मिलियन वर्षों पहले हो चुकी थी। इस जीवन की शुरुआत एक साधारण ऊतक से हुई थी जो धीरे-धीरे विभिन्न जटिल प्रजातियों और जीवों में विकसित होता चला गया। जब जीवित पदार्थ समय-समय के साथ लगातार बदलते और विकसित होते रहे, मनुष्य को भी अपने नरवानर रूप से आज तक की यात्रा पूरी करने में कितने वर्ष लगते हैं? 55 मिलियन, 55 मिलियन लग जाते हैं। वो अपने नरवानर से आदमी मतलब जो हम आधुनिक आदमी हैं ह्यूमन है उसको बनने में 55 मिलियन वर्ष लगे। नरवानव वानर के इस आदिम रूप और हम में कुछ समानताएं विशेषताएं हैं। 18वीं शताब्दी से पहले लोगों को ये मानना था कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था और मनुष्य, पशु, पेड़-पौधों का सृजन ईश्वर ने किया था। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि 18वीं शताब्दी से पहले जो लोग मानते थे, वो ये मानते थे कि अनंत काल से है और यहाँ पर हमेशा ही ऐसा ही पेड़-पौधे और ये सब चीज़ें रही होंगी। मतलब यहाँ पर जो है हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आम लोगों को नहीं पता थी। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिकों ने इस बात को सामने रखना शुरू कर दिया कि लाखों वर्षों में जीवन और प्रकृति का स्वरूप लगातार क्या रहा है, बदलता रहा है। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप से आज हम हैं वो है कई रूपों का विकास है और इसमें तो कई रूप जो है लुप्त भी हो चुके हैं और यहाँ पर एक चार्ल्स डार्विन है। इन्होंने 1860 में जैविक क्रमिक विकास का सिद्धांत सामने रखा। तो चार्ल्स डार्विन का जो है क्रमिक विकास का सिद्धांत है जिसमें उन्होंने बताया कि अ, वैज्ञानिकों और विद्वानों की सोच को काफ़ी हद तक प्रभावित किया इनके सिद्धांत ने। कौन-सा सिद्धांत? जैविक क्रम विकास का सिद्धांत। अब लोग इस तथ्य को लेकर शोध करने लगे कि आधुनिक मानव का विकास दुनिया के विभिन्न भागों में एक सामान्य पूर्वज से हुआ है। मतलब यहाँ पर एक बानर था या फिर कई बानर थे। इस पर क्या होने लग गया? मंथन होने लग गया, विचार आने लग गए। पुरातात्विक प्राप्तियों और निरशास्त्रियों अनुसंधानों की मदद से अब यह कहा जा सकता है कि आधुनिक मानव के कई प्रकार के पूर्वज थे। तो अब इतनी जो है स्टडी हो चुकी हैं, तो अब यहाँ पर ये मान सकते हैं कि जो पहले एक पूर्वज से ही सारी जितनी भी मानव प्रजाति है वो डेवलप हुई है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पर लोग मानने लग गए हैं कि मानव का विकास दुनिया के विभिन्न भागों में यानी पूरे संसार, पूरे वर्ल्ड में विभिन्न भागों में एक क्या होने लग गए हैं, कई पूर्वज मतलब एक पूर्वज ये है, इससे बहुत सारी फिर एक पूर्वज ये है, इससे भी बहुत सारी जो है मानव का जैविक विकास हुआ है। मनुष्य के विकास के पूरे प्रश्न 2 आयाम हैं। पहला जैविक क्रमिक विकास जो कि चार्ल्स डार्विन ने दिया था और दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक का
क्रमिक विकास। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, विकास के 2 आयाम हैं। पहला है जैविक क्रमिक विकास और दूसरा है सामाजिक सामाजिक सांस्कृतिक क्रमिक विकास। अगर हम जैविक की बात करें, जैविक क्रमिक विकास का अध्ययन आदि रूप से आधुनिक मनुष्य तक, मनुष्य रूप से चेहरे की बनावट, मांसपेशियां, हड्डियों के ढांचे, अंग-प्रत्यंग, एड़ी, उंगली और मस्तिष्क के आकार आदि में होने वाले परिवर्तनों की मदद से किया जा सकता है। मतलब जैविक क्रमिक विकास उसके जो उसके चेहरे की बनावट है, मांसपेशियाँ कितनी उसमें परिवर्तन हुआ, पहले कैसे था और आज के उसमें कैसे, जो भी हमको खुदाई में हड्डियाँ मिलती हैं, तो उसका हम गणना करते हैं जैविक विकास, उसकी बनावट, हड्डियों के ढाँचे, अंग-प्रत्यंग देख के। इसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक क्रमिक विकास का पता लगाने के लिए मानव के बदलते परिवेश और उस बदलते परिवेश से मनुष्य की आदतें और स्वभाव में परिवर्तन को रेखांकित किया गया है। विभिन्न चरणों में तथा अपने जैविक क्रमिक विकास के विभिन्न रूपों में उनके रहने के तरीके, भोजन प्राप्त करने की पद्धति, आपस में बातचीत करने, संप्रेषण में, कुल मिला के यहाँ पर जो है सेकंड वाले में जो है सांस्कृतिक, उसका डेवलपमेंट, सामाजिक प्राणी कैसे बनता है, इसका अध्ययन होता है। अब सामाजिक में वो सारी चीज़ें आ जाएँगी जो हमने बाहर रह के सीखी हैं। यानी कि कैसे हमको भोजन प्राप्त करना है, तो एक कुछ लोगों ने भोजन प्राप्त करने की टेक्निक अपनाई, तो दूसरे लोगों ने भी वो उसी चीज़ को फ़ॉलो किया। और फिर कैसे बात करते थे, पिक्चर बना के ड्रॉ करके पहले स्टार्ट की, फिर धीरे-धीरे उनकी लैंग्वेजेज़ भी क्या है डेवलप हुई और फिर इस तरह से आज जो मानव है वो दिखाई पड़ता है। तो इन सब का जो है अध्ययन हम दूसरी श्रेणी में रखते हुए करते हैं। आगे है मानव क्रमिक विकास के 2 आयामों का अध्ययन। प्रारंभ करने से पूर्व यहाँ पर ये बताया गया है कि अ प्रस्तावना में दी गई प्रवृत्तियों और सोर्सों को एक बार ध्यान से पढ़ लें। ठीक है। आगे है विद्वानों ने आज भी उसी शिकारी संग्रहकर्ता परिवेश और परिस्थितियों में जी रहे समकालीन जनजाति का भी अध्ययन किया। मतलब यहाँ पर जो उस समय की आपके पास क्या है, बिजली नहीं है, ये बहुत आधुनिक सुविधाएँ नहीं हैं, लोग जंगल में कैसे रहते हैं, तो उनका क्या किया अध्ययन, कुल मिला के आदिवासी जनजातियों का क्या किया अध्ययन किया। उनके शिकार संग्रह करने के तरीकों को समझने के लिए कई अनुसंधानकर्ताओं ने रहन-सहन, अनुष्ठान और उनकी संस्कृतियों से जुड़े पक्षों को समझने के लिए उनके साथ काफ़ी दिन बिताए। उत्तरी अमेरिका के आर्कटिक के एस्किमोज, कनाडा के आथाबास्का के शिकारी समुदाय, अफ्रीको कांगो के पिग्मी, दक्षिण अफ्रीका के बुशमैन, ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासी, मलय प्रायद्वीप में सेमंग और भारत में अन्य द्वीप की कुछ जनजातियों के ऊपर क्या किया गया अध्ययन या अनुसंधान किया गया, जो कि वर्तमान में भी क्या है शिकारी और संग्रहकर्ता परिवेश में जी रहे हैं। तो बाकी तो विश्व का तो ठीक है, लेकिन हमको याद रखना है कि जो हमारी भारत में अंडमान में जो जनजाति रहती हैं, उसका अध्ययन इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर है आधुनिक मानवों का क्रमिक विकास। तो यहाँ पे समझ लेते हैं पूरे वर्ल्ड के उसमें है, किसी पर्टिकुलर जगह की उसमें नहीं है। तो जीवन यापन करने के लिए शिकार और संग्रह करने वाले विभिन्न समाजों का अध्ययन करने से पहले यहाँ पर जो है आधुनिक मानव जिसको होमो सेपियंस के क्रमिक विकास को संक्षेप में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अभी यूजीसी नेट का ही पेपर हुआ था जिसमें आधुनिक मानव और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन कई बार जो है पूछा जाता है।
आगे है, इस इकाई के आरंभ में हमने आपको बताया कि आधुनिक मानव कृमिक विकास के विभिन्न चरणों से गुजर कर विकसित हुआ है। आइए सबसे पहले इन विभिन्न चरणों को यहाँ पर समझते हैं। 60 मिलियन वर्ष पूर्व की ये कहानी है। पूर्व नारा नर वानर वंश हमारे क्या हुआ करते थे? पूर्वज संबंधित हैं। वे मनुष्य की कुछ विशेषताएं दृष्टिगत होने लगी। पाषाणित फैसिल अवशेष देखते हैं कि अंगूठे का स्वरूप आगे की ओर, कोटर और दांतों का आकार प्रकार मनुष्य की तरह का दिखाई पड़ता है। जैव आनुवांशिकी आंकड़ों के आधार पर यह माना जाता है कि लगभग 5 से 6 मिलियन वर्ष पूर्व होमिनिड होमिनिड शाखा, जिसको होमिनिड शाखा जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमिपेंगिडे चिंपांजी और गोरिल्ला से अलग हो गए थे। आगे है, ईप्स कोपेंस के अनुसार इन दोनों के अलग होने का मुख्य कारण जो है रिफ्ट घाटी के ढहने से पूर्व और दक्षिण अफ्रीका का मध्य और पश्चिम अफ्रीका से अलग होना था। पौन गिडे यानी वानर रूपे पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के नम क्षेत्र में क्या थे? सीमित हो गए थे। पेंगिडे के वंशज गोरिल्ला और चिंपांजी अभी भी वहां पाए जाते हैं। दूसरी ओर मानव रूपी हेमिनिडे हेमिनिडे जो है पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के बड़े और खुले परिवेश में रहने लगे। मतलब यहाँ पर कुछ जो है वहीं रह गए और कुछ जो हैं खुले परिवेश में आ गए। नए परिवेश मतलब जो होमिनिड निडे हैं जो खुले परिवेश में आ गए थे, नए परिवेश के अनुकूलन वे अपने को ढालने लगे और मुख्य रूप से उनके अवशेष इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यही हेमिनिडे जो हैं 3.4 से 4 मिलियन वर्ष पूर्व 2 पैरों पर चलने लगे थे, जो मनुष्य बनने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। तो हेमिनिडे जो बाहर आ गए थे, खुले मैदानों में आ गए थे, वो क्या है 2 पैरों से चलना स्टार्ट कर दिया। खड़े होकर चलने से होमिनिडे की शारीरिक बनावट में परिवर्तन आया। शरीर का भार पैरों पर पड़ने लगा। हाथ दूसरे कामों के लिए क्या हो गए? मुक्त हो गए और अब चलने के लिए हाथों का उपयोग नहीं होता था। तो पहले तो इस तरह से जो है चला करते थे बानर, आज भी आप देखेंगे। लेकिन अब ये जो मानव हैं, अब ये इस तरह से चलने लगा, खड़ा हो गया। तो सारा वज़न पैरों पे पड़ा और उसके हाथ जो है दूसरे कामों में उसने यूज़ करना आरंभ कर दिया। क्योंकि अब जो है उसकी शारीरिक बनावट जैसी हो गई थी, इंसान वैसा ही काम करेगा। आगे है, औज़ार बनाने और अन्य कामों के लिए हाथ क्या हो गए? क्रियाशील हो गए। 3.5 मिलियन वर्ष से लेके 1.5 मिलियन वर्ष तक ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच का अंतर पैदा हुआ। विकास की यह प्रक्रिया बिल्कुल सीधी नहीं थी और इसमें कई जटिलताएं थी। होमो है हैबिलस होमो हेलिबस होमो हैबिलस जिसमें से एक विकसित होती हुई शाखा थी, जिन्होंने संभवतः सबसे पहले औजार बनाए। ये मुख्य रूप से अफ्रीकावासी थे। मनुष्य के क्रमिक विकास के अगले चरण को होमो इरेक्टस के नाम से जाना जाता है, जिसकी शारीरिक बनावट कुछ खास विशेषताएं थी। प्राप्त कंकालों को देखकर लीकी ने यह अनुमान लगाया कि वे 50 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 30 लाख वर्ष पूर्व के बीच रहे होंगे, जब होमोसिपियन यानी कि मनुष्य का आदिम रूप विकसित होने शुरू हुआ। हेमो हैबिलस की हड्डियों तो केवल अफ्रीका में
मिली हैं, परंतु होमो इरेक्टस के कंकाल यूरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, चीन और इंडोनेशिया में भी पाए गए हैं। अब यहाँ पे रिचर्ड ई लीकी के अनुसार होमो इरेक्टस के कंकाल निश्चित रूप से आधुनिक थे। आज की तुलना में उस समय का मानव थोड़ा मोटा, नाटा, परंतु बिल्कुल अलग नहीं था। निश्चित रूप से सिर, चेहरा आदिम रूप में थे। ललाट पीछे की ओर निकला हुआ था और भौहें उन पर हावी थी। मतलब जो भौहें थी बहुत ज़्यादा थी, हैवी हैवी थी। होमो हैबिलिस की तुलना में मस्तिष्क बड़ा था और यह जो है होमो सेपियन के मस्तिष्क का 70% था। होमो हैबिलिस की तुलना में चेहरा भी कम बाहर निकला हुआ था, परंतु यह होमो सेपियन की तरह सपाट था और अंदर की ओर धँसा हुआ नहीं था। टुड्डी भी आधुनिक मानव की तरह बनने लगी थी, परंतु अभी उनका पूरी तरह विकास नहीं हो सका था। द मेकिंग ऑफ मैनकाइंड मतलब ये जो लिया गया है, ये इनसे लिया गया है। आगे होमो इरेक्टस से होमो सेपियन तक की यात्रा धीरे-धीरे हुई और अलग-अलग क्षेत्रों में, समयों में यह विकास हुआ और उनकी शारीरिक बनावट भी अलग-अलग ढंग से विकसित होती गई। अलग-अलग क्षेत्रों में होमो सेपियन का क्रमिक विकास भी एक लगातार होने वाली प्रक्रिया के तहत हुआ। यूरोप में और कुछ क्षेत्रों में एक अलग शाखा विकसित हुई जिसे निएंडरथैलेनीस कहा गया, यानी कि घाटी में एक कंगाल मिला जिसका नाम जो है निएंडरथैलेनीस कहा गया। मतलब उसका जहाँ से जो चीज़ मिलती है उसका नाम वहीं से पड़ जाता है। और ये जो घाटी है ये जर्मनी में है। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व इनका समूल नाश हो गया था और इनका कोई भी वंशज नहीं बचा था। तो आगे इनका कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब हम बात करेंगे कि विश्व के सभी हिस्सों में आधुनिक मानव, यानी कि एग्जाम में आधुनिक मानव पूछता है तो आप याद रखिए आधुनिक मानव मतलब होमो सेपियन अलग-अलग समय से वितरित हुआ था। यूरोप में 40,000 वर्ष पहले इसके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं, जहाँ से निएंडरथल भी अस्तित्व में थे। आगे है होमो इरेक्टस से होमो सेपियन के क्रमिक विकास की प्रक्रिया के बारे में लीकी कहते हैं कि यदि हम हेमोलाइन के क्रमिक विकास को देखें तो इसे पर्यावरणात्मक परिवेश की अपेक्षा शारीरिक क्षमताओं के कार्य के रूप में देखें तो यह कल्पना करना संभव है कि होमो इरेक्टस आबादी पूरे विश्व में विकास और प्रौद्योगिकी के दोहन पर अधिक से अधिक आश्रित होते चले गए और इससे उसकी चयन प्रक्रिया तय हुई, जिसके फलस्वरूप ये प्रजातियां होमो सेपियन की ओर अग्रसरित हुई। दुनिया के हर उस हिस्से में जहां होमो इरेक्टस का अस्तित्व था, वहां स्वाभाविक रूप से होमो सेपियन के आरंभिक रूप का जन्म हुआ। संस्कृति की मांग के फलस्वरूप चयन प्रक्रिया जारी रही और होमो सेपियन के प्रारंभिक आबादी से होमो सेपियन यानी आधुनिक मानव का जन्म हुआ। तो यहाँ पर कुछ पिक्चर है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं कि सबसे पहला ये वाला जो है कंकाल होमो हैबिलस का है और दूसरा वाला होमो इरेक्टस का है, होमो सेपियन का है और होमो सेपियंस का है। आगे है तो यहाँ पर देखिए ये जो है हड्डी उठी हुई है, इसमें भी उठी हुई है और इसमें भी उठी है। ये वाला जो है यहाँ से जो है ललाट बिल्कुल साफ-सुथरा दिखाई पड़ता है। आगे देखते हैं आधुनिक मानव का विकास होमिनिड यानी मानव रूपी क्रमिक विकास की एक लंबी और जटिल प्रक्रिया और मानव वंश के जैविक क्रम निर्माण से हुआ है। पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी पुरानशास्त्रियों ने शारीरिक विशेषताओं में हुए परिवर्तनों से इस प्रक्रिया का अध्ययन किया। पुरातत्व संबंधी खोजों और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से हमें इसमें मदद
मिली है। बोहेस्लाव किल्मा ने विस्तार से इस प्रक्रिया का अध्ययन किया है। तो किसने किया है? बोहेस्लाव किल्मा। तो इसका देख लेते हैं यहाँ पर क्या किया है उन्होंने। ऊपरी पुरापाषाण संस्कृतियां होमोसेपियन सेपियन, मतलब जो हमने देखा था कंकाल बिल्कुल सपाट, इसकी बात हो रही है। हेमोसेपियन सेपियन प्रकार के मानवों से संबंधित है जो हेमिनिड यानी क्रमिक विकास और मानव विकास के जैविक निर्माण की लंबी और जटिल प्रक्रिया का प्रमाण है। यह विषय भौतिक नृवैज्ञानिकों के अध्ययन का क्षेत्र है जो इसके साथ ही साथ इस प्रक्रिया के लिए भरोसेमंद व्याख्या की तलाश करते हैं। इस प्रकार के अध्ययन केवल नई पुरातात्विक खोजों पर ही आश्रित नहीं होते बल्कि समकालीन वैज्ञानिक विकासों पर भी निर्भर रहते हैं। आकृति विज्ञान की दृष्टि से होमिनिड यानी क्रमिक विकास में 3 कार्यात्मक रूप शामिल हैं। पहले आकृति समूह में वक्ष के आकार में इससे जुड़े अंगों से परिवर्तन दिखाई देता है तथा कंधों के जोड़ को घुमाने की प्रवृत्ति विकसित होती है। दूसरे प्रकार का स्वरूपाकार शिकारी जीवन शैली से प्रभावित होता है और एक सीधी आकृति निर्मित होने लगती है और 2 पैरों पर चलना संभव हो पाता है। इसके अलावा श्रोणि प्रदेश और निचले अंगों में आकृति मूलक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। तीसरे प्रकार के स्वरूपाकार में भी परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। कपाल की आकृति खास तौर पर कपाल की जो क्षमता बढ़ोतरी दिखाई देती है और सिर के आकार में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इसके अलावा दाँतों के आकार मतलब जो हमारे दाँत हैं, उसके आकार में भी हमको परिवर्तन दिखाई देता है और इसके अलावा हाथ का आकार भी बदलने लगता है। हाथ और बाहें की आकृति बदलने लगती है जिसमें मानव किसी भी चीज़ को तीव्रता से निशाने पर फेंकने में मदद मिलती है। श्रोणि प्रदेश और मजबूत पैरों के कारण मनुष्य के चलने-फिरने में तेज़ी आती है और आँखें बिल्कुल उसकी सीध में होती हैं। धीरे-धीरे हाथ जो है नाज़ुक वस्तुओं के निर्माण के प्रति संवेदनशील होता गया और उसके आस-पास के सौंदर्य को हाथों से रूप देने लगा और उसे महसूस कर आनंद लेने लगा। तो ये सारी चीज़ थी उनके अध्ययन में कि किस प्रकार से जो है उसके सिर में परिवर्तन आया, उसके दाँतों में परिवर्तन आया और फिर कैसे उसके कंधे जो है घूमने लग गए, हाथ जो है वो अस्त्र-शस्त्र बनाने के लिए नाज़ुक से नाज़ुक चीज़ें के लिए कैसे वो हाथ जो है डेवलप हुए, तो यही सारी चीज़ें इन्होंने ये बताया है। आगे है, जहाँ तक कपाल क्षमता का संबंध है तो अनुमान लगाया है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के मस्तिष्क का आकार लगभग 40 से 500 सीसी था। देखिए यहाँ पे 400 से 500 सीसी था। होमो हैबिलिस के से यह बढ़कर 700 सीसी होता है और होमो इरेक्टस में 900 से 1100 और अंततः होमो सेपियन में 1250 से 1450 सीसी हो गया। आगे देखते हैं शिकारी संग्रहकर्ता और संस्कृतियों का अध्ययन। अब यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखते हैं खेती की शुरुआत होने से पहले सभी मानव प्रजाति क्या खाते थे? कंदमूल फल, मतलब जो ज़मीन के अंदर चीज़ें रहती थी उनको खाया करते थे और शिकारी कर मतलब मनुष्य जो है शिकार जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जीवन यापन करते थे। मतलब उसमें स्टोरेज की कोई भावना नहीं थी, ना ही किसी पशु को पालना और सिर्फ़ अपना पेट भरने से ही उनको मतलब था। पिछले 100 वर्ष में पुरातत्ववेत्ताओं ने बड़ी संख्या में उनसे जुड़ी कलाकृतियाँ, वस्तुएँ और स्थलों का पता लगाया है। अब अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर देख लेते हैं, तो मौजूदा या उपलब्ध स्रोत सामग्री से प्रागैतिहासिक विद्वानों, वेत्ताओं और नृविज्ञानिकों को दुनिया भर में फैले शिकारियों और संग्रहकर्ता के जीवन के सभी पक्षों के अध्ययन और विश्लेषण करने में मदद मिली। उन्होंने निम्नलिखित मुद्दों का अध्ययन किया जैसे कि
होमो हैबिलिबस से लेके आधुनिक मानव की विभिन्न प्रजातियों की भौतिक और शारीरिक विशेषताओं में परिवर्तन। दूसरा है इन शिकारी संग्रहकर्ता मानवों के इस पृथ्वी पर रहने के लिए क्षेत्र और जो उनका भोजन है और जीवन यापन करने के लिए उसे प्राप्त करने का तरीका। तो यहाँ पर 3 चीज़ें बताई गई हैं। इसके अलावा ज़रूरतों और जीवन यापन के लिए कुछ औज़ार भी चाहिए होते हैं, यानी कि उपकरण। इतिहास के 30 लाख वर्षों में उनके औज़ारों के में किस प्रकार से परिवर्तन हुए, ये भी उन्होंने देखा। क्रमिक विकास और विकास के किस चरण में उन्होंने आग की खोज की और अपने लाभ के लिए उन्होंने इसका उपयोग किया। मतलब आग की खोज पहले हो गई थी, खोज तो हो गई लेकिन उसका यूज़ कैसे करना है उनको बहुत बाद में पता चला। इसके सामाजिक संगठन और जिस समूह में वे रहते थे उसकी प्रकृति, क्या इन समूहों के बीच किसी प्रकार का सामाजिक आदान-प्रदान का और संचार था? समूह के भीतर और बाहर संचार के तरीके, वे अपने मृतकों का संस्कार किस प्रकार किया करते थे? और आगे है क्या उनके पास कोई कला रूप था और यह उसका किसका प्रतिनिधित्व करता था? इन सब के अलावा सैकड़ों विद्वानों ने और भी कई मुद्दों पर क्या किया? अध्ययन किया और फिर यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर उपलब्ध आँकड़ों के बावजूद इन मुद्दों पर विस्तार से जानकारी देना मुश्किल काम है। कई बार ये सूचनाएँ और जानकारी किसी खास क्षेत्र तक ही सीमित होती है और उन्हें हर जगह लागू करना उचित नहीं है। मान लीजिए इस क्षेत्र की जो ये यहाँ पर जो विशेषताएँ हैं वो इस क्षेत्र की हैं, लेकिन ये जो विशेषताएँ हैं वो इस क्षेत्र की हैं, क्या इस वाले क्षेत्र पे लागू कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसके बावजूद इस इकाई में और इसके अलावा और हम आगे देखते हैं काल निर्धारण का प्रश्न और आरंभिक संस्कृतियों का प्रसार। तो यहाँ पर जो है कालानुक्रम की दृष्टि से शिकार और संग्रह संस्कृति की अवधि अपेक्षाकृत लंबी है, लगभग 25 लाख वर्ष। विद्वानों ने औजारों के उपयोग और कुछ नए सांस्कृतिक पहचानों के आधार पर इस युग का विभाजन किया है। मानव इतिहास की कुल अवधि में पाषाण युग के नाम से जानी जाने वाली अवधि का समय सबसे लंबा है, लगभग 98% से ज़्यादा, और इसे प्रागैतिहासिक काल माना जाता है जिसका कोई लिखित स्रोत नहीं है। इसे मुख्य रूप से 2 युगों, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल युग के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में पैलियोलिथिक यानी पेलो यानी पुराना, और नवपाषाण काल नियोलिथिक, न्यू मतलब नया, और लेथिक का मतलब होता है पत्थर। नवपाषाण युग में जीवन यापन के लिए संग्रह मतलब हमने खाद का संग्रह कर लिया ताकि वो हम जब हम हमारे पास जो है भोजन नहीं हो तो उस संग्रह का हम यूज कर सके, तो ये हमको नवपाषाण काल में दिखाई देता है और बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। तो संग्रह के स्थान पर खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाने लगा। ये भी कहा जा सकता है कि पुरापाषाण युग में मनुष्य मुख्यतः शिकार और संग्रह पर जीवन यापन करने के लिए आश्रित था। इस इकाई में हम केवल इस अवधि की चर्चा ही मतलब यहाँ पर करने वाले हैं। इस पूरी अवधि में मानव ज़्यादातर पत्थर के औजार जो है इस्तेमाल करता है। इन औजारों में लगभग लगातार बदलाव होता गया। पत्थरों की किस्म बदली, औजारों का आकार भी बदला, औजारों से काम लेने का तरीका भी बदला, और इसके अलावा लकड़ी, हड्डी और अन्य पदार्थों के औजार बने। केवल औजार ही नहीं बदले बल्कि मनुष्य का आकार, प्रकार, शारीरिक ढांचा भी बदलता गया। तो जिस प्रकार से शारीरिक ढांचा बदलता गया उसी प्रकार से हमारे जो है हथियार और अन्य चीज़ें भी जो है बदलती रहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जो है आज से 50 साल या फिर 60 साल पहले या 100 साल समझ लीजिए, आज से 100 साल पहले जो महिलाएँ थीं वो कुएँ से पानी भरती थीं। सिंपल सी बात है, उस समय जो है ये इलेक्ट्रिसिटी और ये सब बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन आज जो है
कोई कुएँ से पानी नहीं भरता है, तो वो जो मेहनत जो श्रम है, वो अब नहीं हो रहा, तो वैसा ही क्या है शरीर जो है मानव का उसी के तरह जो है बनने लग गया। तो यहाँ पर वही बातें हैं कि जिस प्रकार सिर्फ़ औज़ार ही नहीं बदले, उनका मनुष्यों का जो शरीर है वो भी बदलता गया। शारीरिक ढाँचे में भी बदलाव आए। कहा जा सकता है कि होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियन और निएंडरथैलेनासिस और होमो सेपियन सेपियन अ, प्रमुख जो है मानव प्रजातियाँ थीं, जो पत्थर के औज़ारों का उपयोग करती थीं। औज़ारों के प्रकार के आधार पर मानव प्रजाति और संस्कृति की पहचान के आधार पर पुरापाषाण युग को निचला पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और ऊपरी पाषाण युग में विभाजित किया जा सकता है। पुरातात्विक संदर्भ में सबसे निचले स्तर से प्राप्त वस्तुएँ सबसे प्राचीन हैं और सबसे ऊपरी स्तर से प्राप्त वस्तुएँ अधुनातन हैं। सबसे निचला जो है पुराना है, उसके बाद जो है पुरापाषाण युग है, ऊपरी बाद का पुरापाषाण है। कई विद्वानों ने इसका उपविभाजन भी किया है। यहाँ आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर कालानुक्रम के संदर्भ में काल सब जगह एक ही समय शुरू नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे समय शुरू हो गया तो यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हो गया। तो कुछ इस तरह से अगर आज के संदर्भ में देखें तो ये जो समय है, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर वर्तमान में मान लीजिए जो किसान हैं जो किसान हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आगे भी किसान होगा। मतलब उनकी आगे पीढ़ी जो है किसान होगी, तो क्या जो बाकी के सब किसान हैं, वो क्या अगली पीढ़ी में किसान नहीं होंगे, कुछ और हो जाएँगे? तो ऐसा तो नहीं है। जो किसान हैं, उसमें से कुछ किसान जो हैं नौकरी पेशा हो जाएँगे, उनकी अगली आने वाली जनरेशन और जो बचे हुए किसान हैं, उनकी दूसरी, तीसरे में आएगी। तो वही बात है यहाँ पर भी कि यहाँ पर पुरातात्विक अ, औज़ारों के प्रकार के आधार पर मानव प्रजातियों और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर पुरातात्विक को निचला यानी पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग और ऊपरी पुरापाषाण युग यानी कि यहाँ पर जो है पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं। पुरापाषाण काल के 3 भाग हैं, कौन-कौन से? पहला है पुरापाषाण काल, फिर दूसरा है मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा है ऊपरी पुरापाषाण काल। पुरातात्विक संदर्भ में सबसे निचले स्तर से प्राप्त वस्तुएँ सबसे प्राचीन हैं और सबसे ऊपर स्तर से प्राप्त वस्तुएँ जो हैं बहुत पुरानी हैं। इसलिए निचला पुराना और बाद का पुरापाषाण युग है। कई विद्वानों ने इसका उपविभाजन किया है। अब यहाँ पर है कि जो समय शुरू नहीं हुआ यानी सब जगह जो है शिकारी संग्रहकर्ता का समय एक सा मौजूद नहीं था। कई क्षेत्रों में औज़ारों का इस्तेमाल मानव प्रकार और सांस्कृतिक पहचान जिसे मध्य पुरापाषाण युग और ऊपरी पुरापाषाण युग कहा गया है, एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। अब यहाँ पर इसको 3 भागों में क्यों डिवाइड किया है? हम उसको एक सिर्फ़ पूरा पाषाण काल भी तो कह सकते थे। पूरा पाषाण काल के 3 भाग हमने क्यों डिवाइड किए? इसलिए डिवाइड किए क्योंकि इन तीनों भागों में जो चीज़ें मिल रही थी समय में, वो क्या थी? तीनों ही डिफरेंट थी। इसलिए उसको 3 भागों में डिवाइड करके हमने रखा है अध्ययन की दृष्टि से। आगे है स्थान एक प्रकार के औजार मानव प्रजातियों और संस्कृति पहचान दूसरे से नहीं ले लिया। कई बार एक ही समय में कई तरह के औजारों का इस्तेमाल होता रहा और इसके उपयोगकर्ता की विशेषताएं कई युगों तक जारी रहीं। वर्गीकरण की इस सीमाओं के बावजूद एक समय में रहने वाले लोगों की खास विशेषताओं की पहचान की जा सकती है। अब मैंने यहाँ पर एक बात और है यहाँ पर इम्पोर्टेंट जैसे किसान वाला बताया था। किसान वाला
ये किसान की एक पीढ़ी है, फिर दूसरी पीढ़ी है, तो दूसरी पीढ़ी वाला क्या है, उसके पास क्या है, सरकारी नौकरी है, लेकिन प्लस ये जो किसान है, ये उसकी किसानी भी है, ठीक है? अब उसकी तीसरी पीढ़ी आती है, तीसरी पीढ़ी में क्या हो जाता है, ये जो किसान है वो खत्म हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका बिज़नेस हो जाता है या फिर सरकारी नौकरी, इस तरह से जो है चलता रहता है। मतलब यहाँ पर कहने की बात ये है कि जो चीज़ पहले थी, वो इस क्रम में भी चलेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इस क्रम में जो चीज़ें चल रही थी, वो इसमें भी चलेंगी। इसमें आधे रास्ते तक आते-आते ख़त्म भी हो सकती हैं। तो इसी तरह जो है पूरा पाषाण काल को भी डिवाइड करा है। आगे देखते हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे जो है खेती आरंभ होती है और किस प्रकार से औज़ार जो हैं पुरापाषाण काल के, मध्यपाषाण काल के हैं। तो क्या पुरापाषाण काल के जो औज़ार हैं वो मध्यपाषाण काल में भी देखे गए, लेकिन ज़्यादातर जो हैं उसमें एक नए प्रकार के औज़ार ज़्यादा देखने को मिले हैं, ये वाली बात है। आगे है आदि मानव का अस्तित्व जो है 2 से 6 मिलियन वर्षों से पहले था। यह मुख्य रूप से अफ्रीका, इथोपिया, कीनिया और तंजानिया और एशिया के कुछ हिस्सों में फैले हुए थे। इसके साथ-साथ कुछ अधिक विकसित आदि मानव प्रजातियाँ भी थीं जिन्हें होमो इरेक्टस कहा जाता है और इसका समय लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले का माना जाता है। वे लगभग 2,50,000 वर्ष पहले तक अस्तित्व में रहीं। उनकी इनकी मौजूदगी भी काफ़ी व्यापक क्षेत्र में थी। यूरोप यानी कि फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पूर्वी यूरोप, अफ्रीका मतलब इथोपिया, तंजानिया, कीनिया, एशिया, फ़िलिस्तीन, इज़राइल, इराक, सीरिया, जावा, फ़िलीपींस, चीन के कुछ हिस्से और भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। इन सब में मौजूदगी के कुछ प्रमाण मिले हैं। दोनों ही प्रकार के आदि मानवों के कंकाल और औज़ार और अन्य कलाकृतियाँ इन स्थानों पर मिली हैं। इस बात को निचला और आरंभिक पुरापाषाण युग कहते हैं। तो बहुत बड़ा है ये काल निर्धारण वाला जो है, इसको थोड़ा-सा देख के फिर हम इसको स्टॉप करेंगे। हम आगे जो है इसी को जो है बढ़ाएँगे। तो औज़ारों के विकास तक हम इसको यहाँ पर कवर करते हैं। तो ये वाला हो चुका है। आगे है लंबे समय तक जब होमो इरेक्टस अलग-अलग इलाकों में रह रहे थे, उसी समय दूसरे हिस्सों में कुछ उपजातियाँ भी विकसित होनी शुरू हो गई। होमो सेपियन की विविध प्रजाति थी। इसमें होमो सेपियन, निएंडरथल, नेनसिक सबसे ज़्यादा और सबसे व्यापक क्षेत्र में फैले हुए थे, यूरोप के सभी हिस्सों में पाए गए हैं। इसके कई और रूप हैं, 40,000 वर्ष पहले भी मिलते हैं। हालाँकि निएंडरथल जो हैं 23,000 23 लाख साल पहले स्पष्टता से दिखने लगे थे और 10 लाख वर्षों से लेके 40 लाख वर्षों तक इनका एक सीधी स्थिर वंश परंपरा दिखाई देती है। वस्तुतः 40 लाख वर्षों से लेके 10 लाख वर्षों तक कई प्रकार की प्रजातियाँ मिलती हैं जिनमें होमो इरेक्टस और निएंडरथल की विशेषताएँ पाई जाती हैं। अलग-अलग स्थानों में पाए जाते थे, परंतु 10,000 वर्षों से सभी क्षेत्रों में एक खास प्रकार के निएंडरथल पाए जाते थे। ये निएंडरथल चिकने और गठीले होते थे। इनकी हड्डियाँ चिपटी चिपकी होती थी, इनकी भौहें स्पष्ट होती थी, ललाट छोटा होता था और कपाल क्षमता औसतन 1450 सीसी हुआ करता था।
अब मध्य पुरापाषाण काल में इसकी संस्कृति फल-फूल रही थी और प्रागैतिहासिकी को माउस स्टेरियन के नाम से जाना जाता था। इसका नाम जो है दक्षिणी फ्रांस में मोस मोस्टियर के नाम से पड़ा है क्योंकि वहीं से इनके औजार प्राप्त हुए हैं। निएंडरथल जो है उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी साहेल, सहारा, नील घाटी और भूमध्य सागर और अटलांटिक तट पर सहित दक्षिण अफ्रीकी, मालवी, जाम्बिया, जारा, अंगोला, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, नामिबिया, लेसोथो और स्विट्जरलैंड, पूर्वी अफ्रीका, इथियोपिया, कीनिया, सोमालिया, उगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया। तो यहाँ पर इन सभी क्षेत्रों में क्या है, ये सब पाए संकेत मिलते हैं। 40,000 से लेके 35,000 के आसपास होमोसेपियन निएंडरथल में होमोसेपियन के लिए राह बनाई। उनकी शारीरिक बनावट और कपाल, चेहरे की बनावट और आकार प्रकार की आधुनिक मानव की तरह था। आधुनिक मानव का पहला कंकाल दक्षिणी फ्रांस में लेक फ्रांसी के समीप प्राप्त हुआ और जिस पत्थर की गुफा के नीचे यह पाया गया उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया क्रो मैग्नन। विद्वानों ने इसे लेकर खूब बहस चली और यह आधुनिक मानव पहले कहाँ अवतरित हुआ, एशिया में, अफ्रीका में, ये काफी विवाद का वो विषय था। फिर बाद में अनुसंधान हुए, सामने आई कि संभवतः पहले आधुनिक मानव का जन्म जो है अफ्रीका में हुआ था। निएंडरथलों का अचानक लुप्त हो जाना भी एक जटिल प्रश्न था। क्या निएंडरथलों के बड़े पैमाने पर आवागमन और आदान-प्रदान में होमो सेपियन का उदय हुआ? क्या हिंसात्मक झड़प के परिणामस्वरूप वे समाप्त हो गए, मतलब लड़ाई-झगड़ा हुआ और वो मर गए? यूगोस्लोवाकिया में क्रैपिना यानी यूनान में पेट्रलोना और सबसे महत्वपूर्ण फिलिस्तीन की 6 गुफाओं जितिया, ताबून, स्खल, जाबेल, कफ कफ्स और आदिम से प्राप्त कंकालों से पता चलता है कि निएंडरथल और सेपियन एक साथ रहने लगे थे, परंतु हिंसात्मक कार्यवाहियों की कोई झलक या प्रमाण हमको नहीं देखने को मिला है। ये बदलाव काफी सहज प्रतीत होता है, संभवतः बड़े पैमाने पर होने वाले देशांतर और विभिन्न प्रजातियों के बीच स्थापित यौन संबंध के कारण जो है निएंडरथल जीन समाप्त हो गए। ये पुरापाषाण युग के अंतिम चरण के प्रतिनिधित्व करते हैं जो लगभग 12,000 वर्षों तक कायम रही और इसके बाद जो है नवपाषाण युगीन संस्कृति सामने आई। इस चरण को समग्रता उच्च और उच्चतर पुरापाषाण युग कहा जाता है। इस चरण के भीतर की कई संस्कृतियां फली फूली जिनकी अपनी कुछ खास विशेषताएं, औजार और क्षेत्रीय और भौगोलिक विभिन्नताएं थीं। उत्तरी ऊपरी पुरापाषाण युग के प्रमुख चरण हैं। अब ये इस तरह के चरण है ये है ऊपरी पुरापाषाण युग के चरण। तो सबसे पहले है ओरिंगनेसियन। ओरिंगनेसियन है जिसका टाइम जो है 34,000 से लेके 30,000 साल पहले। सोल्यूट्रियन जो है 22,000 से लेके 18,000 साल पहले और मैगडेलियन का जो है इसका टाइम पीरियड 18,000 से लेके 11,000 साल पहले था। कुछ छोटे सांस्कृतिक समूह को पेरिगॉर्डियन या ग्रेवेटिनियन, सेजेलेटियन आदि कहते हैं। ऊपरी पुरापाषाण युग जो है संस्कृति ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका सहित दुनिया के हर हिस्से में पाई जाती थी। सभी महादेशों में और भी विभिन्न क्षेत्रों में जाने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। अमेरिका जाने में उन्हें विशेष कठिनाई हुई होगी। उन्हें बर्फ जमी पहाड़ियाँ, उत्तरी ध्रुव और अनुवर प्रदेश और घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया से गुजरकर जो है
जाना होगा। संभवतः उन्होंने आसपास की परिस्थितियों के अनुरूप अपने को ढाल लिया होगा और बुद्धि के विकास के अनुसार उनकी बदलती परिस्थिति के अनुसार जोड़ लिया होगा। ऊपरी मतलब ये जो ऊपरी के 3 डिवाइड किए हैं, ऊपरी पूरा पाषाण संस्कृति के बाद जो है नव संस्कृतियों के पहले शिकार और संग्रह की एक संस्कृति जो है मध्यस्थ चरण के रूप में उभरी, जिसे मध्य पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। इस चरण में खास तौर पे यूरोप की शिकारी संग्रह संस्कृति से जोड़कर देखा जाता है। इसे अंतिम पूरा पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है और इसका समय जो है 10,000 से 5,000 ईसा पूर्व तक फैला था। उत्तरी यूरोप में मैगलेमोस अ, इसका जो सिर का वो था, वो इतने बीपी था। कैनगेमोस इनका इतना था। एरटेबाले इनका इतना था। इसमें विभाजित किया सकता है। बीपी का मतलब होता है, अच्छा इनका यहाँ पे मस्तिष्क का नहीं है, बिफोर प्रेजेंट है ये। बीपी का मतलब बिफोर प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, बिफोर प्रेजेंट होता है बीपी, यानी आज से पहले, और इसकी गणना जो है 1950 से की जाती है। अब ये जो है यहाँ से औजार कैसे डेवलप होते हैं इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।